तो आज हम एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे फ्लोट को के रिगार्डिंग। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कॉम्पिटिटर के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन हम फ्लोट को बहुत बार क्या ना कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। लेकिन फ्लोट क्या होता है, बहुत बार आपका जो शेयर का जो जर्नी है ना, देखिए शेयर हालांकि क्या है, डिमांड और सप्लाई का एक गेम है। अगर अब मैं आपको दो एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, ये तत्काल टिकट और सुपर तत्काल टिकट क्या होता है। आपको पता है कि ये ट्रेन का जो टिकट है वो 1,000 रुपये है, क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा होता है टिकट का। आप तत्काल में बुक करने के लिए रेडी हो जाते हो क्योंकि आपको अर्जेंसी है टिकट का। तत्काल में क्या होता है, 400-500 रुपये ज़्यादा लगते हैं आपके, तो सेम जो 1,000 रुपये में टिकट मिल रहा था, आप उसका 1,500 रुपये देने के लिए रेडी हो जाते हो। सुपर तत्काल टिकट में क्या होता है, सुपर तत्काल टिकट में शायद वो 1,000 रुपये का टिकट आपको 2,000-3,000 में मिले, आप वो भी देने को रेडी हो जाते हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होता है उस टिकट का। सेम चीज़ लास्ट ईयर कुंभ में मेले में हुआ था। कुंभ मेले में जो 2 स्टार 3 स्टार होटल्स थे ना, वो 15,000 20,000 25,000 रुपये चार्ज करने लगे थे, शायद उससे भी ज़्यादा चार्ज करने लगे थे। उस समय क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड था। आज के दिन अगर हम सेम होटल में जाए तो शायद हम उसको 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा भी नहीं पे करना चाहेंगे। तो क्या होता है ना, शेयर मार्केट में भी ये डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा एक एक प्ले है, बिकॉज एट द एंड शेयर बाजार इज और डिमांड एंड सप्लाई। तो आपको ये थोड़ा सा कंसिडरेशन में, हालांकि ये बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करती है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में, बट कभी कभी ये बहुत मेजर रोल प्ले कर जाती है शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाने जाने के लिए। तो हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे दो चार शेयर डिस्कस करना चाहेंगे, जस्ट बिकॉज ये सारे शेयर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें ये पूरे ऐप्ट है, इसीलिए हम इन शेयरों को आज शेयर कर रहे हैं। तो आप केवल थ्योरेटिकल पर्पस के लिए इन शेयर्स को देखिएगा। तो देखिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एकदम बेसिक, बिकॉज हर टाइप के यूजर्स है जो वीडियो देख रहे हैं, कि शेयर होल्डर्स होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अपना। तो जस्ट अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो हम शेयर कर रहे हैं ना, वो प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। हमें खुद खुद आइडिया नहीं है कि शेयर मूवमेंट किस किस दिशा में जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखिए चार प्रकार के शेयर होल्डर्स होते हैं। एक होता है प्रमोटर, जो कंपनी का मालिक होता है। एक होता है एफ, एक होता है डी। एफ होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बाहर से आके लेते हैं। डी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स। पीएमएस हालांकि नहीं होती है, पीएमएस में क्या है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के नाम पे शेयर्स होते हैं, तो वो पब्लिक में आ जाते हैं। और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके मेरे जैसे लोग। तो अपना एक कॉमन नैरेटिव होता है रिटेल का, कि अगर प्रमोटर खरीद रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर प्रमोटर बेच रहा है तो बहुत खराब है। हम बहुत जनरलाइज कर लेते हैं। सेम चीज़ एफ में करते हैं हम। और पब्लिक में भी अगर समझ लीजिए कोई बड़ा रिटेल इन्वेस्टर अगर खरीद रहा है स्टॉक को, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है तो शायद स्टॉक खराब है। ये बहुत जनरलाइज्ड कंसेप्ट होता है। हम इसको थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि इसको कैसे देख सकते हैं। देखिए पहले हम एफ को कवर करते हैं। देखिए एफ में भी ना दो प्रकार के एफ होते हैं। उनका भी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है, एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो होता है। जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो होता है उसमें वो काफ़ी बाय एंड सेल करते हैं, बहुत तेज़ी से बाय एंड सेल करते हैं। तो आज वो एंटर किया, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉल लिया है कि शॉर्ट टर्म कॉल लिया। और उनका लॉन्ग टर्म कॉल हो सकता है 5 साल 10 साल का हो सकता है। आपका शायद विजन उतना बड़ा ना हो, आपका शायद 6 महीना साल भर 2 साल का विजन हो, और वो देख रहे हैं कि हम 5 साल 6 साल में वो स्टॉक बहुत तेज़ी से जाएगा। बहुत बार क्या होता है, एफ शॉर्ट टर्म के लिए एंटर करते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो 1 महीना 15 दिन 2 महीना के लिए एंटर कर रहे हैं, और आप उस भरोसे लॉन्ग टर्म में एक कॉल ले लो। तो और वो आपको पता ही नहीं चलेगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर कि सामने वाला क्यों खरीद रहा है क्यों बेच रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप ये इसको जनरलाइज मत कीजिए। जैसे मैं जस्ट उदाहरण के तौर पे, ये रेट गेन शेयर है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एफ में गोल्डमैन सैक्स काफ़ी दिन तक होल्डिंग था, अचानक में जून में क्वार्टर में कोई होल्डिंग नहीं है। तो आपको पता नहीं था इनको कितना दिन तक होल्ड करना था, आपको नहीं पता था। अगर समझ लीजिए आप मार्च में इनके शेयर होल्डर्स थे, जून में कब निकल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। और ये सेम एक एफ है जो छोटी तीन तीन क्वार्टर थे, उसके बाद वो शेयर से निकल गए। अगर आप दिसंबर में इनके भरोसे 1 साल के लिए शेयर ले लेते कि चलो पाइन ब्रिज वालों ने लिया है शेयर और मैं 1 साल के लिए इसको ले लेता हूँ, तो आप 1 साल टिक ही नहीं पाते। इन्होंने कुछ अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में लिया होगा ये शेयर, और ये आपके इसमें जुलाई टू सितंबर में ये निकल गए क्योंकि इनका 30 सितंबर में नाम नहीं आ रहा है। तो एफ अगर स्टॉक ले रहे हैं तो देर इज नो गारंटी कि वो किस पैटर्न पे ले रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। तो आप एक जनरलाइज्ड कॉल मत लीजिए। सेम चीज़ होता है डी के लिए।
मैं आपको, हम स्क्रीनर यूज़ कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं डीआईज में भी क्या है ना। दो प्रकार के डीआईज होते हैं। एक होते हैं जो आपके बहुत जल्दी शेयर्स को मूवमेंट करते हैं, जैसे क्वांट, मोतीलाल ओसवाल। ये म्यूचुअल फंड्स जो है ना बहुत तेजी से बाय एंड सेल करते हैं स्टॉक को। तो इनका भी थोड़ा सा रिलाय करना ना, मैं मतलब अगर ये खरीद रहे हैं, समझ लीजिए शेयर को, तो मैं शायद इनको रिलाय नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं अब थायरोकेयर का एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। अ, ये देखिए, निपॉन थोड़ा सा स्टेडी प्लेयर माना जाता है, पराग पारेख निपॉन। देखिए आप निपॉन का थायरोकेयर में जो होल्डिंग है वो काफ़ी स्टेडी है, ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, लेकिन माइन्यूट ऊपर नीचे हो रहा है। वही आप क्वांट को देखिए, कितनी तेजी से ऊपर नीचे कर रहा है और अचानक में क्वांट गायब हो गया। तो क्वांट मोतीलाल को आप रिलाय नहीं कर सकते। और दूसरा क्या होता है ना, देखिए ये आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में होल्डिंग है, 4 क्वार्टर इनका होल्डिंग था। फिर अचानक में शायद शायद मुझे जो समझ में आ रहा है, उन्होंने अपना होल्डिंग जो है ना सेक्टोरियल फंड में मूव कर दिया, आईसीआईसीआई फार्मा हेल्थ केयर में मूव कर दिया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने सेक्टोरियल फंड में मूव कर दिया ना, अगर वो सेक्टर नहीं चल रहा है बाई चांस, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन इन अ सेक्टोरियल फंड इज बिट लार्जर देन अ नॉर्मल फंड्स, जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। अगर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है ना, तो लोग जनरली सोचते हैं कि चलो फ्लेक्सी कैप में थोड़ा पैसा और डाल देते हैं, मल्टी कैप में और डाल देते हैं, अपॉर्चुनिटी फंड में और डाल देते हैं। लेकिन जैसे आईटी, आईटी में अभी आईटी अच्छा करेगा खराब करेगा डिबेट है। तो हो सकता है कुछ लोग उसमें एक्यूमुलेट कर रहे हो कि नहीं मुझे और लेना आईटी में, और कुछ लोग कॉल ले रहे होंगे नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी आगे बहुत पेनफुल होने वाला है जर्नी, तो मैं अपना पैसा निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई सेक्टोरियल फंड है ना, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा एक कॉल लेना होगा कि मैं कितना अग्रेसिव हूँ, क्योंकि सेक्टोरियल फंड में देखिए म्यूचुअल फंड के हाथ में नहीं रहता है बाइंग से, अगर समझ लीजिए बहुत बड़ा कोई रिडेम्पशन आ गया उनके पास, तो उनको अपना म्यूचुअल फंड बेचना पड़ेगा, और सामने वाले को पैसे देने के लिए उनको बेचना पड़ेगा। तो मे बी ये उन्होंने पर्पसली बेचा है या ये फोर्स सेलिंग है, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। देखिए अचानक से कम हो रहा था होल्डिंग, 4.15 से सीधा 2 हो गया, और दिसंबर में अचानक से बढ़ गया। तो आप एक जनरलाइज्ड व्यू मत लीजिए, मतलब कि अगर कोई खरीद रहा है बेच रहा है, देखिए बाजार इतना बड़ा है ना, कौन किस लिए खरीद रहा है कौन किस लिए बेच रहा है वो बोलना मुश्किल है। और दोनों को मैरी करना, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप 5 दिन के लिए शेयर ले रहे हैं, 50 दिन के लिए ले रहे हैं, 500 दिन के लिए ले रहे हैं, सामने वाला किस दिन के लिए ले रहे हैं, वो मैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक जनरलाइज्ड कॉल मत लीजिए। और चौथा जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, रिटेल पब्लिक होती है, इन ये थोड़ा सा मतलब इनको ज़्यादा टर्बुलेंट माना जाता है। इनका क्या होता है, मूवमेंट जो है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे करता है। अगर रिटेल का शेयर बढ़ रहा है ना, तो शायद स्टॉक में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ जाए, शायद। मतलब ये भी एक जनरलाइज स्टेटमेंट ही है, आप इसको पूरा जनरलाइज कर सकते हो, बट जनरली रिटेल का होल्डिंग जो है वो स्टॉक को थोड़ा टर्बुलेंट कर देता है। अब आते हैं प्रमोटर पे। देखिए प्रमोटर भी क्या होता है ना, प्रमोटर कंपनी को इतने सालों से बनाता है, कोई स्टार्टअप बना रहा है, जैसे जोमेटो है, आज 10-12 साल से उसने बेचारे ने इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट की है। तो अब वो चाहेगा, अगर कंपनी इतनी बेहतरीन बन चुकी है, तो वो अपने लाइफ को भी बेहतरीन बनाना चाहेगा ना। तो अगर कोई बंदे का अगर समझ लीजिए 60% का होल्डिंग है, 70% का होल्डिंग है, 10,000 करोड़ की कंपनी जो आज 50,000 करोड़ बन गई, तो वो उससे कुछ पैसे निकालना चाहेगा ना अपनी लाइफ को भी अपील करने के लिए। वो थोड़ी ना कि नहीं अरे मैं बेच दूंगा तो फिर शेयर शेयर में मूवमेंट हो जाएगा। वो भी अपना आगे घर लेना चाहेगा, गाड़ी लेना चाहेगा, फॉरेन ट्रिप करना चाहेगा, फॉरेन सेटल होना चाहेगा। तो अगर वो बहुत कोई थोड़ा बहुत शेयर बेच रहे हैं, तो आपको वो देखना होगा। अगर कोई चंक बेच रहे हैं बहुत बहुत बड़ा, समझ लीजिए उनका 50% का होल्डिंग है, वो अचानक में उन्होंने प्लान किया कि नहीं हम 24-25% शेयर बेच देंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे देखते हो। मैं जस्ट उदाहरण के तौर पे आपको टाइम एक्स बता रहा हूँ। टाइम एक्स एक घड़ी की कंपनी है। इसमें क्या है, देखिए प्रमोटर का स्टेक सेल हुआ था हाल फिलहाल में, अगर आप देखोगे ना तो 74% से 51% के करीब आ गया है। अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछोगे ना, तो ये बाहर की कंपनी है। जनरली देखा गया है कि जितने भी बाहर की कंपनी एमएनसी कंपनीज होती है ना, वो अपना स्टेक जो है ना 75% के करीब रखती है कंपनी में, जनरली डाइल्यूट नहीं करती है। अ, अचानक में देखा गया कि 3 क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टेक सीधा 75% के करीब से लाके 51% कर दिया गया। तो मैंने थोड़ा इसमें थोड़ा सा डीप गया मैं इसमें, कि क्या कारण हो सकता है कि इंडिया जैसे मार्केट में, इंडिया में हालांकि वो बोल रहे हैं ये इंडिया हमारा ग्रोइंग मार्केट है, यूएस के बाद अगर कोई मार्केट हमें दिख रहा है घड़ी में जो बहुत अच्छा करेगा आने वाले समय में, वो हमें लग रहा है शायद घड़ी का मार्केट हो। बाकी जितने भी घड़ी की कंपनीज है, फॉसिल अपना आईपीओ लेके आ रहा है, सीको बोल रहा है हम और ज़्यादा दुकान खोलेंगे। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि जब आपको दिख रहा है कि आगे बहुत बेहतरीन होने वाली है आपकी कंपनी, आपका डिमांड बहुत अच्छा होने वाला है, फिर भी आप आगे 25% ये आपने अपना शेयर बेच दिया।
तो मैंने थोड़ा डीप मैंने पर्सनली थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे पता चला कि ये जो पैसा इनको जो भी मिला, ये कंपनी है आपके, ये 4,000 करोड़ की कंपनी है। जब उन्होंने बेचा था तो 3,500 के करीब थी। अभी शेयर गिर गया तो आपको 3,000 ले रहे हैं, चलिए मैं 3,000 मान लेता हूँ। 3,000 का अगर 25% मानते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इनको कुछ 600 से 750 करोड़ के बीच में इनको अब स्टेक सेल से पैसा मिला होगा। ये उस पैसे से ना नए ब्रांड वॉचेस के संग कोलैबोरेट करना चाह रही है, मतलब दूसरे दूसरे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना चाह रही है, उनका राइट्स लेना चाह रही है। तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा राइट्स लेने का उनका कोई प्लान हो, जस्ट अंदाजा, मुझे पता नहीं है, पब्लिक डिस्क्लोजर में नहीं है, कहीं कहीं मैंने पढ़ा था इंटरव्यूज़ में, उसमें मैंने डॉट्स कनेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई बड़ा कोई एक्विजिशन करने वाले हैं शायद यूएस में, बिकॉज ये जो प्रमोटर है वो यूएस की कंपनी है। शायद किसी से और से पार्टनरशिप करना चाह रही है, शायद कोई और ब्रांड खरीदना चाह रही है जिसके लिए उनको 600 करोड़ का पेमेंट लगे। क्या पता वो घड़ी वो इंडिया में लॉन्च कर दे पार्टनरशिप के साथ। तो उन्होंने उनको वो पैसे चाहिए थे, तो वो कहाँ से लाएंगे 600 करोड़ रुपया? तो उनके पास कोई स्टेक था तो उन्होंने बेच दिया। तो अब ये भी क्या है कि ये पब्लिक में नहीं है, और ना ही मैं प्रमोटर के क्लोज हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि अच्छा अच्छा ये ऐसे हुआ है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए प्रमोटर का एक्सेस या और कोई एक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या ना जनरलाइज्ड कॉल मत लीजिए कि अच्छा प्रमोटर ने बेच दिया तो शेयर टर्बुलेंट ही होगा। दूसरा हम देखते हैं, स्काई गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, जस्ट जस्ट फॉर पर्पस। स्काई गोल्ड में लास्ट ईयर काफ़ी प्रमोटर ने स्टेक सेल किया था। देखिए स्काई गोल्ड का अगर आप शेयर का प्राइस देखोगे ना 5 साल में, तो कुछ 16, 17, 18 रुपये से 350, 400 रुपये चली गई। मतलब 10 गुना हो गया, मतलब 500 करोड़ की कंपनी लगभग लगभग 5,000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो इसमें प्रमोटर जो पहले जिसके पास 50-60% का होल्डिंग था, अगर आप उसका वैल्यू पूछोगे, अगर वो कोई पार्टी में जाएगा तो बोलेगा मेरी कंपनी का दाम 500 करोड़ है, मैं उसमें 60% का भागीदारी हूँ, तो मेरा आज की दिन में कीमत 300 करोड़ रुपए का है। अगर आप आज वो पार्टी में जाएगा, बोलेगा अरे आपका तो कंपनी कुछ 5,000 करोड़ के करीब है, तो वो बोलेगा मेरा जो वैल्यूएशन है खुद का वो 3,000 करोड़ के करीब करीब हो गया। तो देखिए प्रमोटर भी तो इंसान है ना, अगर उसका वेल्थ 300 करोड़ से 3,000 करोड़ हुआ है, तो वो उसको भोगना चाहेगा ना, वो उसको खर्चा करना चाहेगा। तो लास्ट ईयर शायद इन्होंने 5% स्टेक सेल किया था, मार्केट को एकदम पसंद नहीं आया, लेकिन अब आप बहुत जनरलाइज मत कीजिए। इसमें जो ड्रॉप इन शेयर प्राइस है ना, इन्होंने काफ़ी बार पैसे उठाए थे मार्केट से, इसीलिए उनका स्टेक डाइल्यूशन हुआ है। एक्चुअल स्टेक सेल यहाँ पे हुआ था 5% के करीब। बट इसमें एक बड़ा इशू क्या हो गया था कि इनके पास ना कोई बड़ा टेकर नहीं आया। पहले इन्होंने आके पब्लिक में बोला कि हम बहुत सारे एफ आई डी आई के संग हमारा प्लान है, जो हमारा स्टेक खरीदने वाले, लास्ट मोमेंट में वो बैकआउट कर गए। तो सारा का सारा स्टेक जो है ना वो देखिए रिटेल में आ गया। और आप शेयर होल्डर्स देखिए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए, वो पूरा का पूरा जो है ना, कुछ जो 24, 13, 14 हज़ार के करीब होता था, आज के दिन कुछ 1 लाख लोग इनके संग जुड़ गए हैं। और रिटेल का जो होल्डिंग है ना वो 35% के करीब आ गया है। तो बहुत बार क्या होता है ना, रिटेल का होल्डिंग क्योंकि वो इतना टर्बुलेंट होते हैं ना, हाथ बहुत वीक माना जाता है रिटेल का। हमारा यही पर्पस है, देखिए शेयर का एडवाइजरी करने के लिए इज अ कमोडिटी प्लेयर। आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो शेयर का आपको एडवाइजरी बोल रहे हैं कि सर ये ले लीजिए ये ले लीजिए, और बहुत लोग तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं शेयर एडवाइजरी में। हमारा पर्पस यही है कि आपको एडुकेट करने का। वी वॉन्ट टू बी द बेस्ट एजुकेशनल यूट्यूबर इन द वर्ल्ड, कि आपको बता सके कि आप सिनारियोज को कैसे देखिए, कंसेप्ट को कैसे देखिए। और हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और आप हमें इस कंसेप्ट और टीचिंग स्टाइल में अगर आपको कोई भी फीडबैक हो ना, प्लीज़ हमारे संग शेयर कीजिए। हम एक एक कंसेप्ट को, और जो कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा हम वो एक एक शेयर करेंगे आपके साथ। तो क्या होता है कि कभी कभी ये जो प्रमोटर वाला, ये प्रमोटर से जो रिटेल के हाथ में चल जाता है ना, वो कंपनी को, बाजार को पसंद नहीं आता है कभी कभी, क्योंकि वो शेयर को बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट बना देता है। देखिए द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपका काफ़ी बढ़ते जा रहा है। दूसरा मैं नेटवेब को लेके देता हूँ, लास्ट ईयर का रिटेल फेवरेट स्टॉक था। देखिए इसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि जो शेयर 600 रुपये से 6,500, सॉरी 3,600 तक गई थी, उसमें ये फ्लोट का बहुत बड़ा एक ठो हेल्प था। अगर आप देखोगे ना सितंबर 2023 में प्रमोटर के पास कुछ 75% शेयर थे। जो एफ आई आईज के पास, इसमें गोल्डमैन सैक्स के पास भी काफ़ी शेयर्स थे, इनके पास 10% शेयर थे। 85, 82%, 92% शेयर्स तो जनरली पब्लिक के पास अवेलेबल ही नहीं थी ट्रेड करने के लिए। पब्लिक के पास केवल 7% का होल्डिंग अवेलेबल था। उसमें भी क्या है ना, दिशा वाइज, क्योंकि कंपनी एआई के अराउंड काम कर रही थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि ये कंपनी अच्छा करेगी आने के टाइम में। तो इनमें वो कुंभ वाला मूवमेंट हो गया कि डिमांड बहुत तेज हो गया ना, तो लोग शायद बहुत प्रीमियम पेमेंट करके एंटर करना चाह रहे थे। फिर क्या, धीरे 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 देखिए
75,000 शेयर होल्डर से अब देखिए 2,19,000 शेयर हो गए। और रिटेल का पोर्शन जो है ना, वो 6% से 16% के करीब आ गया। अब आगे शेयर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा फ्लोट के कारण मुझे नहीं पता। मैं जस्ट आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि कंपनी तो अच्छा कर रही थी, बहुत बार क्या होता है फ्लोट कम होने के कारण आपका डिमांड बर्स्ट हो जाता है, तो आपको कभी कभी वो भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए। अ, हम एक दो एग्जांपल और लेंगे, जैसे इंडिया शेल्टर है। काफ़ी अच्छा कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन अगर आप उनके शेयर होल्डर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे ना, तो पी फंड है जिनके पास लगभग लगभग 45% कंपनी का होल्डिंग है। पी फंड क्या ना, वो खुद चाहते हैं, बिकॉज बिकॉज पी फंड का ना बहुत बार स्कीम्स में लाइफ होता है, 6 साल 7 साल का लाइफ होता है। तो उनको अगर लाइफ खत्म हो जाता है तो उनको पैसा लौटाना पड़ता है, और लौटाने के लिए उनको अपना स्टेक बेचना पड़ता है। हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी हो, उनको भी पता है कि आने वाले 3 4 साल में कंपनी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन क्योंकि उनको उनका पैसा वापस लौटाना पड़ता है ना, तो आपको वो उनको आके उस शेयर को बेचना पड़ता है। अब आपको क्या है कि ये पता करना पड़ेगा कि इनकी कौन सी स्कीम में है, कोई आने वाले समय में कोई बड़ा स्टेक सेल तो नहीं होने वाला है इनका, ये कोई इनका कोई प्लान है क्या, क्योंकि बहुत बार आप स्कीम के बारे में अगर आप R&D करोगे तो आपको डिटेल मिल जाता है, जनरली 50-60% में मिल जाता है। तो अगर समझ लीजिए 6 महीना में अगर ये दो फंड, जस्ट एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं इनको बेचना है कि नहीं बेचना है, 6 महीना में समझ लीजिए इन दोनों को अगर कोई मेजर स्टेक सेल करना हो 45% का, तो म्यूचुअल फंड भी वेट करता है कि अच्छा मुझे पता है कि ये इसमें स्टेक सेल होने वाला है, तब मैं पार्टिसिपेट करूंगा। कोई FIIs कोई और जिसका प्लान रहता है, क्योंकि मार्केट में ये भी कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, ये भी क्या है, काउंटर पे आके तो 5% 10% स्टेक बेच नहीं सकते, इनको भी एक बड़ा बायर चाहिए। अगर ये काउंटर पे आके 5% स्टेक बेच देंगे, स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है, बाय एंड सेल आप देखोगे कोऑर्डिनेटेड रहता है, एक बड़ा पार्टी, एक बड़ा म्यूचुअल फंड एक बड़ा FII खरीदता है, या एक बड़ा FII या बड़ा म्यूचुअल फंड उसको सेल कर देता है। तो आपको कभी कभी ना थोड़ा सा फ्लोट के प्रति ध्यान देना चाहिए कि फ्लोट किस तरह है, एंड फ्लोट एट टाइम्स हैज सम रोल टू प्ले इन द स्टॉक। तो आप ये देख के रहिए कि आपका फ्लोट क्या है। मैं एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ICICI प्रूडेंशियल AMC का। अगर आप देखेंगे ना तो ये कंपनी कुछ 1.5 लाख करोड़ के करीब है। कल स्टॉक गिर गया था, 2 दिन में 200 रुपए गिर गए, तो शायद वो 1200 करोड़ 12,000 करोड़ का मार्केट कैप गिर गया है, वरना ये 2 दिन पहले 1,500 करोड़ के करीब थी। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना, तो पूरा का पूरा जो है वो दो जन प्रूडेंशियल और इनके पास मिला के ना 87% का होल्डिंग है। आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि जो उनका जो प्रूडेंशियल और उनका इंश्योरेंस बिजनेस है, उससे वो प्रूडेंशियल थोड़ा निकलना चाहती है। हमें पता नहीं प्रूडेंशियल कब निकल जाएगी, प्रूडेंशियल का क्या प्लान है, AMC से वो निकलना चाहती है नहीं निकलना चाहती है, कब निकलना चाहती है हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बाजार में क्या है ना, बड़े लीडर्स को पता रहता है, अगर कोई बड़े लीडर को पता है कि शायद ये बाय एंड सेल होने वाला है, शायद वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बट आज के दिन आप देखोगे तो प्रमोटर का कुछ 87% होल्डिंग है, प्रमोटर का 87% होल्डिंग है। और एक सेकेंड, क्योंकि कंपनी इतनी बेहतरीन है, इतनी वेल स्टैब्लिश्ड AMC है, वन ऑफ द टॉप AMCs में आती है। FIIs का 3% के करीब होल्डिंग है, इनका DIIs का 6.5% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास शेयर ही नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है ना, शेयर आपको ओवर वैल्यूएशन, शायद ओवर वैल्यूएशन फ्लोट के कारण हो जाता है, जैसे कुंभ में हुआ था, तत्काल टिकट में हुआ था। अभी जो दुबई में हो रहा है कि दुबई से वापसी करने के लिए ना लोग बहुत 2-2 ढाई ढाई लाख रुपया देने को रेडी हो गए कि भाई 2-2.5 लाख रुपया तो मुझे इंडिया वापस लेके जाओ। तो मैंने जस्ट उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए समझाया है कि आप पहला तो क्या है ना कि कोई FIIs DIIs या रिटेल पब्लिक में भी कोई बड़ी, जैसे समझ लीजिए कोई बड़े इन्वेस्टर ने खरीद लिया, तो आप जनरलाइज मत कीजिए। जनरली कोई बड़े इन्वेस्टर जो खरीदते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, वो टाइटन को आज तक होल्ड कर रहे हैं, 20-22 साल हो गया। अगर कोई बंदा 22 साल पहले टाइटन उनको देख के खरीदा होता, तो वो तो आई एम वेरी श्योर कि वो 22 साल तक होल्ड नहीं किया होगा। उनका शायद 22 दिन का व्यू होगा, या हो सकता है 2 साल का व्यू हो। तो पहला आप जनरलाइज मत कीजिए, और थोड़ा सा फ्लोट के डिटेल में जाइए कि इसमें कहीं जो शेयर का ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन कहीं फ्लोट के कारण तो नहीं है, कि कहीं ओवर सप्लाई तो नहीं है, कहीं रिटेल का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन तो नहीं है। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, कुंभ कुंभ का जो सिनारियो था वो आप बुल मार्केट बोल सकते हो। आप होटल का जो दाम बोलिए मैं देने को तैयार हूँ, आप 30,000 40,000 जो बोलिए, मुझे एक होटल में कमरा दे दो। बुल मार्केट में सेम होता है, मेरे को स्टॉक दे दो, जो प्राइस लेना है लो। बेयर मार्केट में एक्चुअल में पता चलता है, आज सेम होटल में जाओ, वो शायद 1,500 रुपये में आपको सेम कमरा दे देगा। उसके पास शायद 5 रूम खाली हो, वो बोले भाई तुम 1,500 नहीं 1,200 रुपये लो और कमरा ले लो।
तो बेयर मार्केट में एक्चुअल में शेयर का ना वैल्यूएशन का पता चलता है। तो आपको एक थोड़ा सा फ्लोट में भी ना डीप डाइव करना चाहिए अपने कंपनीज में, जब आप कंपनीज को डिटेल में पढ़ रहे हो। तो हम कंक्लूड करेंगे ये वीडियो को। कैसा लगा वीडियो आप हमें बताइए, ताकि बिकॉज हमने हाल फिलहाल में एक चैनल स्टार्ट किया है, और हम वी जस्ट वांट टू शेयर कंसेप्ट विद रिटेल रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कुछ फीडबैक है आपका कि नहीं ये फ्लो ठीक नहीं है या कुछ नहीं है, आप वो भी हमें बताइए। हम कोशिश पूरा करेंगे कि आपके फीडबैक के हिसाब से अपने वीडियोस को चेंज करने के लिए। और अगर आपका कुछ भी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो तो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।